नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। एंथोरियम एक सजावटी फूल है जिसकी मांग बड़े बड़े शहरों में काफी तेजी से बढ़ रही है और इस मांग को देखते हुए किसान पॉली हाउस में इसकी खेती करने लगे हैं और इसकी खेती से अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वह किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से कि एंथोरियम की खेती कैसे की जा सकती है। ये एक बहुत ही लाभदायक फ्लावर है जिसमें के कारण, क्योंकि इसका जो कट फ्लावर है उसके साथ साथ इसका फोलिएज भी मार्केट में बिकता है। इसका एक पोट अगर हम बेचते हैं बिना सीड के तो 200 से 300 रुपये प्रति पोट के हिसाब से मार्केट में मिलता है, जो कि सजावट के घर में सजावट के काम इंडोर प्लांट के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके कट फ्लावर हैं जो मार्केट में 15 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति कट फ्लावर के हिसाब से मार्केट में बिकता है। तो हम ये तो बात हो गई हमारे लाभ की। अब बात करते हैं इसमें इसकी खेती कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हमारे रीजन के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे कौन सी वैरायटी सबसे अच्छा करती है। तो हमने यहाँ 5-10 वैरायटी का निरीक्षण करके देखा तो पाया कि जो जेविया वैरायटी है वो बहुत ही सूटेबल है और उसको अच्छे से किया जा सकता है। एंथोरियम फूल से अधिक लाभ मिले इसके लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों के अनुसार फूलों की प्रजातियां मिलती हैं, जैसे लाल रंग की किस्में टेम्पटेशन, मैरिसस रेड, एविटा सफेद रंग की किस्में एंजल, मॉरिसस सफेद का प्रयोग कर सकते हैं। और भी रंग की किस्में होती हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों की विभिन्न किस्मों का चयन करना सही रहता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न रंगों की फूलों की मांग होती है। इसके पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था से ही खरीदना चाहिए। तो इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है क्लाइमेट का जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो तापमान है इसको 28 डिग्री से ज़्यादा तापमान इसके लिए असहनीय होता है। इसके अतिरिक्त इसके लिए ह्यूमिडिटी जो 65 से कम कभी भी 65% से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको इसको लगाना ज़रूरी है कि हम पॉली हाउस के अंदर जो नेट हाउस होता है ऊपर टॉप उसका पॉलीथीन से कवर हो और साइड में जो है 75% नेट शेड हो, उसी के अंदर हम इसको लगा सकते हैं जिसमें फोगर वगैरह लगे हों ताकि हम ह्यूमिडिटी उसमें मेंटेन कर सकें। और इसको लगाने के लिए सबसे उत्तम समय आप कभी भी लगा सकते हैं, परंतु अधिक गर्मी और सर्दी को छोड़कर आप इसको पूरे साल भर कभी भी अंदर में लगाया जा सकता है इसको। फिर बात करते हैं इसके कल्टीवेशन की। तो कल्टीवेशन तो इसके लिए सबसे पहले मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि इसको ज़मीन में नहीं किया जा सकता। इसके लिए सोयल लेस मीडिया की ज़रूरत होती है, जिसमें हम आप राइस हस्क ले सकते हैं, कोको हस्क ले सकते हैं, ब्रिक्स पीसे जो टुकड़े होते हैं ईंटों के वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो कोयला होता है वुडन चारकोल उसका उपयोग करते हैं। इनको मिक्स करके इसकी बेड तैयार की जाती है और उसके अंदर इसका प्लांटिंग किया जा सकता है। किसान भाइयों, एंथोरियम फूल की खेती के लिए सबसे जरूरी होता है इसे उगाने वाला मीडिया तैयार करना। मीडिया तैयार करने के लिए कोकोपीट, सड़ी हुई पत्तियां, बालू मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, घास और पुआल आदि की जरूरत होती है। इन अवयवों क्यारियों में डालकर हल्की सिंचाई करते हैं और कुछ दिन तक इन्हें सड़ने देते हैं। इसके बाद तैयार पौधों या सर्कस की रोपाई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। एक क्यारी में पौधों को 2 से 3 कतारों में लगाते हैं। इसके उपरांत हमको ध्यान देना होता है इसका न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के लिए इसमें ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमने यहाँ पे पाया है वो सबसे अच्छा है 4 ग्राम प्रति लीटर NPK जो वाटर सोल्यूबल आता है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। वाटर सोल्यूबल को हमको वीक में 2 बार स्प्रे करना होता है लीफ पर। इसके अतिरिक्त कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट आधा ग्राम प्रति लीटर 15 दिन के अंतराल पर इसमें स्प्रे किया जाता है। इसके अतिरिक्त माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसका भी स्प्रे करना जरूरी है, जो कि 15 दिन के अंतराल पर कर सकते। एंथोरियम फूल की फसल बहुवर्षीय फसल होती है, इसलिए फसल से सही पुष्प उत्पादन मिलता रहे इसके लिए समय समय पर कुछ खास प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है फसलों की कटाई छटाई। प्रत्येक पौधों पर केवल 6 से 8 पत्तियां ही रखना चाहिए। शेष पुरानी पत्तियों और रोग ग्रसित पत्तियों की कटाई कर देनी चाहिए।
इससे फूलों की बढ़वार अच्छी होती है। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 4 से 5 पत्ती ही एक पौधे पर मेंटेन रखनी है। तो जैसे जैसे पौधा बढ़ता है तो हमको पुरानी पत्ती को प्रूनिंग कर देते हैं, लीफ को हटाते चलते हैं और हमेशा पौधे पर 4 से 5 पत्तियां ही मेंटेन करके रखते हैं। फसल में आमतौर पर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसलों पर छिड़काव करें। फिर बात करते हैं इसके फूल देने की। तो हमको पौधे लगाने के बाद 6 से 8 महीने तक उसमें फूल लेने की आवश्यकता फूल नहीं आती, इसके बाद ही इसमें फूल आना स्टार्ट होता है, जो कि एक बार लगाने के बाद 5 से 6 साल तक इसका कॉमर्शियल लाइफ होता है। एक बार लगाने के बाद लगाते रख सकते हैं और साइड से कट फ्लावर के अलावा जो सूट्स निकलते हैं उसका हम तैयार करके पौधे भी बाजार में बेच सकते हैं, जिसकी कीमत मैंने आपको बताया कि 80 रुपये से 150 रुपये अगर छोटी साइज का देते हैं और बड़ा पोट में देते हैं तो 200 से 300 रुपये प्रति के हिसाब से मार्केट में बिकता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में स्ट्रॉबेरी की सफल खेती की असीम संभावनाएं हैं। राज्य के कई किसान भी इसकी खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं और जैसा कि अभी इसकी रोपाई हो चुकी है और रोपाई के बाद फसल का प्रबंधन ठीक ढंग से करना होगा, तभी फसल से अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा से। तो स्ट्रॉबेरी की खेती जलवायु में काफ़ी अच्छी होती है। हमारे जिन किसान भाइयों ने स्ट्रॉबेरी को लगाया हुआ है तो अभी उनके पौधे जो हैं वो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की अब ग्रोथ लेकर इतने बड़े हो गए होंगे। लगभग उसमें 8 से 10 पत्ती की अवस्था आ गई होगी और अच्छी वानस्पतिक वृद्धि के लिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि जो खेती की जाती है स्ट्रॉबेरी की वो मल्चिंग विधि से की जाती है। पलवार बिछाना स्ट्रॉबेरी उत्पादन में ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये कार्य जमीन की ऊपरी सतह पर सूखे पत्तों, टहनियों या घास फूस से ढककर किया जाता है, परंतु आजकल पलवार बिछाने के लिए अधिकतर प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉबेरी में इसका प्रयोग करने से फल सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, इससे फलों को सड़ने से बचाया जा सकता है। साथ ही खरपतवारों का नियंत्रण करने एवं सिंचाई की आवश्यकता को कम करने का कार्य करती है। तो मल्चिंग शीट जो है उसमें किसी भी प्रकार का पानी का जमाव ना बना रहे, क्योंकि जिस वक्त आप सिंचाई करेंगे तो ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक सिंचाई पद्धति का इसमें इस्तेमाल करेंगे और टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से जो पानी दिया जाना है उसकी मात्रा को आप तय कर लें, क्योंकि यदि पौधे के पास में हल्की नमी हो और जो मिट्टी है वो उसके आसपास के क्षेत्र का जो मिट्टी है उसमें भूमि में नमी हो तो उसका जो सिंचाई है वो उसको बंद कर दें। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के कुछ समय पश्चात उनके आसपास विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। ये पौधों के साथ पोषक तत्वों, स्थान, नमी, वायु आदि के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों को आश्रय प्रदान करते हैं। अक्टूबर में रोपे तो पौधे से नवंबर में फुटाव शुरू हो जाता है। फुटाव शुरू होने पर खेत की निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देना चाहिए। अभी के तापमान में जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि दिसंबर माह का प्रारंभ हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में अब धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो कम होगा और कुहासा वाला स्थिति भी आता है। तो कुहासा या कोहरा जो अभी लगेगा, इसके रोकथाम के लिए कुहासे के समय में उसके अगर जो खेत है उसके चारों तरफ में इस तरीके का वातावरण रखें कि कुहासे का प्रभाव पौधे पर कम आए। इसके लिए आप खेतों की मेड़ पर हल्का धुआं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुहासा जो है, कुहासे का प्रभाव पौधे पे कम आता है। पाले या सर्दी से बचाव के लिए निम्न सुरंग यानी लो टनल पॉली हाउस तकनीक का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। दिसंबर से जनवरी माह में तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। इस समय खेत में लो टनल तकनीक का निर्माण खुले खेत में उगाई जाने वाली फसल को कम तापमान या पाले से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। ये दूसरी संरचनाओं की अपेक्षा काफी कारगर एवं सस्ती तकनीक है। इसे तैयार करना काफी आसान होता है। लो टनल संरचना में हरित गृह जैसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है। लो टनल स्थापित करने के लिए अंध्र चंद्राकार लोहे के तारों को 2 से 3 मीटर की दूरी पर स्थापित करते हैं और उसे पॉलीथीन से ढक देते हैं।
मल्चिंग विधि में जो टपक सिंचाई विधि आप अपनाते हैं उसमें 21 नवंबर से 20 दिसंबर यानी कि 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में लगभग 60 ग्राम नाइट्रोजन और 200 ग्राम फास्फोरस और 600 ग्राम पोटास की मात्रा उसको घोलकर घुलनशील अवस्था में दे दें ताकि वो पानी के माध्यम से पौधों को प्राप्त होती रहे। इसके बाद उसके एक महीने बाद यानी कि 21 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में पुनः नाइट्रोजन 250 ग्राम और फास्फोरस 160 ग्राम और इसके साथ ही साथ पोटाश जो है वो 600 ग्राम जो है उसको घोलकर पानी के साथ पौधे के लिए दे दें और ये मात्रा 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होगी। खाद एवं उर्वरकों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य पौधों के समुचित विकास और बढ़वार के साथ ही मृदा में अनुकूल पोषण दशाएं बनाए रखना होता है। इसीलिए रोपाई के बाद से इसमें फर्टिगेशन के रूप में NPK 19-19-19 की 25 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से संपूर्ण फसल चक्र में देनी चाहिए। ये मात्रा 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 भागों में बांटकर देनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। इसके साथ ही साथ कुछ ये भी देखने में आया है कि जब पौधा वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में होता है तो उसमें काटने वाले कीड़े का प्रकोप हो जाता है जो पौधे की पत्ती को कई जगह जगह से काट देता है। तो ऐसी अवस्था में फ्लूबेंडियामाइड नामक एक दवा है। फ्लूबेंडियामाइड अगर इसको आप 25 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग करेंगे तो ये समस्या पौधे में नहीं आएगी। पर्णजीवी थ्रिप्स ये सूक्ष्म आकार का 1 मिलीमीटर से छोटा हल्के पीले भूरे रंग का कीट होता है। इस कीट के वयस्क और शिशु दोनों ही स्ट्रॉबेरी की पत्तियों एवं पुष्पन से रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पौधे में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिसको कि ब्लू कॉपर हाई कॉपर के नाम से बाजार में उपलब्ध है, तो ब्लू कॉपर जो है उसकी लगभग 1 ग्राम मात्रा 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें ताकि किसी भी प्रकार के फफूंद का जो है इन्फेक्शन या प्रकोप पौधे में ना हो, इससे पौधा बचा रहेगा। इस तरीके से उचित प्रबंधन करके हमारे किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती करके जो कि एक विशेष तो फसल है और बहुत ही आकर्षक इसके फल होते हैं, इसका बाजार भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। लगभग आज के समय में 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इसका जो फल है उसकी बिक्री होती है। तो हमारे किसान भाई इसकी खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गेहूं की फसल के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी खेत में उगकर पोषक तत्वों, प्रकाश, नमी आदि के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर इनका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो गेहूं की उपज में 10 से 40% तक हानि हो सकती है। इसलिए इसकी रोकथाम इस समय करना बेहद जरूरी है और इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार। तो हम बात करते हैं गेहूं में प्रमुख खरपतवारों का। विभिन्न प्रकार के खरपतवार गेहूं में उगते हैं। इसको मुख्य रूप से हम 3 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। पहला मुख्य वर्ग है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार शामिल हैं, जैसे कि कृष्णनील, जंगली पालक, हिरणखुरी तथा पार्थेनियम ग्रास। दूसरा ग्रुप है सकरी पत्ती वाला खरपतवार, जिसमें विभिन्न प्रकार के सकरी पत्ती वाले खरपतवार मुख्य रूप से गेहूं का मामा, जंगली जई इत्यादि शामिल हैं। तीसरा मुख्य खरपतवार है मोथा कुल का खरपतवार, जिसमें विभिन्न प्रकार के मोथा इत्यादि शामिल हैं। खरपतवार वह पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में कृषि के लिए लाभदायक की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। सूर्य का प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके पोषक तत्वों के अधिकांश भाग को शोषित कर लेते हैं, जिसके कारण फसल की विकास गति धीमी पड़ जाती है तथा पैदावार कम हो जाती है।
खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक कीटों के लिए प्राश्रयी पौधों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के समय परिपक्व खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। तो इन सभी घासों का ससमय नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गेहूं के खेत में शुरू के 30 से 35 दिनों तक खरपतवार का प्रबंधन सही ढंग से नहीं किया जाता है तो इससे उत्पादन में 25 से लेकर 35% तक कमी देखी गई है। अतः खरपतवारों का ससमय नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। गर्मी में गहरी जुताई करके फसलों एवं खरपतवारों के अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कीट रोग के अवशेष उन्हीं के साथ नष्ट हो जाएं और उनकी वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। हमेशा बीज को शोधित करके बुआई किए जाए तथा बुआई से पहले बीजों की अंकुरण जांच अवश्य करें। खरपतवारों की वृद्धि जब इतनी हो जाए कि उन्हें हाथ से पकड़ा जा सके, तब उन्हें उखाड़कर इसका उपयोग आच्छादन के रूप में किया जाना चाहिए। यह अवस्था फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। तो किसान भाइयों, गेहूं के खेत में चूँकि अब बुआई हो चुकी है, इसलिए जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हैं उनका ही प्रयोग इसमें संभव है। बुआई के करीब 20 दिन बाद जब आप पहली सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई के बाद जब खेत में चलने लायक स्थिति आ जाती है, आपके खेत में पर्याप्त नमी होती है, उस समय आप विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर खेत में सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो केवल और केवल सस्ती दवा 2,4-D रसायन का प्रयोग करें। 2,4-D वेटेबल पाउडर भी ले सकते हैं, 2,4-D इथाइल ईस्टर भी ले सकते हैं। दोनों में से जो भी दवा हो, इसका 600 ग्राम से 1000 ग्राम सक्रिय तत्व अर्थात 0.6 किलोग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। इस दवा को हम 800 से 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और बुआई के 20 से 25 दिनों बाद खेत में हम छिड़काव करते हुए पीछे को हटते हैं, जिससे हमारे पैरों द्वारा कम से कम हानि हो खेतों में और खरपतवार नाशी दवा सीधे पौधे पर पड़े रहें। तो इससे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नष्ट रहते हैं। लेकिन देखा गया है खेतों में चौड़ी पत्ती एवं सकरी पत्ती तथा मोथा कुल सभी प्रकार के खरपतवार दिखते हैं। तो जब सभी प्रकार के खरपतवार अर्थात कॉम्प्लेक्स बीट फ्लोरा हो तो ऐसे कंडीशन में हम किसी दूसरी दवा का प्रयोग करें, जैसे कि सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व को हम लेकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसके लिए 800 लीटर पानी में घोल लिया जाता है और इसको बुआई के 20 से 25 दिन बाद हम खेत में छिड़काव कर देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स बीट फ्लोरा हैं वो पूर्णतया नियंत्रण में आ जाते हैं। कुछ किसान भाइयों का जहाँ पे धान और गेहूं का क्रॉप रोटेशन लगातार चलता है, वहाँ पर मुख्य रूप से जंगली जई और गेहूं का मामा बहुतायत रूप से खरपतवार के रूप में देखे जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए हमारी एक प्रचलित दवा है आइसोप्रोटरान। आइसोप्रोटरान का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लेकर के, जो बाज़ार में एरिलान के नाम से भी उपलब्ध है, तो एरिलान या एरिटान जो मार्केट है में उपलब्ध है, अर्थात आइसोप्रोटरान का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व से 1.25 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा लेकर के हम बुआई के 20 से 22 दिनों बाद खेत में पर्याप्त नमी होने की स्थिति में ही हम इसको 800 से 1 लीटर पानी में घोल करके अगर खेत में छिड़काव कर देते हैं तो इससे हमारा जो है जंगली जई, गेहूं का मामा इत्यादि नियंत्रण में आ जाता है। इस प्रकार अगर हम खेत में किसान भाइयों ससमय खरपतवार का नियंत्रण के लिए विभिन्न रसायनों का प्रयोग करें तो निश्चित तौर पे हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है देहगांव जिला रायसेन से उमाशंकर पटेल ने। आप सब्जियों की नर्सरी में होने वाले पौध गलन रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उमाशंकर जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। जो किसान भाई सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो उसमें मुख्य रूप से संकर सब्जियों की खेती अभी बहुतायत मात्रा में हो रही है और उसका बीज चूँकि काफ़ी महंगा मिलता है
अगर ठीक ढंग से उसका नर्सरी प्रबंधन न किया जाए तो किसानों को काफ़ी क्षति होती है। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसलों में पदगलन रोग की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है और यह रोग पौधों, नर्सरी को काफी नुकसान पहुंचाता है। तो यह रोग नर्सरी में कैसे पनपता है और इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। कभी कभी जो है देखते हैं कि अत्यधिक बारिश की वजह से उसमें जल जमाव का भी समस्या बन जाता है। जहाँ पर जल जमाव अगर होता है तो पिथियम जो है फंगस के वजह से और अन्य फंगस की वजह से वो तुरंत वहाँ पर गलने लगता है। तो गलना एक जो है वहाँ पर नर्सरी में चूँकि महंगा बीज है, अगर उनका पौधा गल गया तो वो बहुत तेज़ी से जो है उनको नुकसान पहुँचाता है और आसपास का पौधा भी गलने लगता है। पौधगलन यह पौधशाला की बहुत गंभीर बीमारी है। इससे पौधे अंकुरण से पहले और बाद में भी मर जाते हैं। यह रोग मौसम की अनुकूलता, अधिक ठंड, जल भराव और अधिक नमी के कारण होता है। रोग से त्रस्त पौधों की जड़ें गलने लगती हैं। रोग बढ़ने पर पौधे नष्ट हो जाते हैं। आमतौर पर यह रोग नर्सरी में या छोटे पौधों में होते हैं। तो जमीन से 6 इंच ऊपर 1 मीटर चौड़ा नर्सरी का बेड बनाते हैं और उसमें जो है हम लोग 3 इंची की दूरी पे एक एक बीज गिराते हैं। तो वैसे जहाँ पर भी नर्सरी हैं वहाँ पर कोशिश करें कि अगला जो फसल है वो आप जो है वहाँ पर नर्सरी का जो मिट्टी है उसको उपचार करके ही वहाँ पर व्यवहार करें। अगर जब भी कभी जो है वहाँ पर गलन समस्या देखते हैं तो बाज़ार में एक फोसेटाइल एली AI करके जो है दवा है, उसका 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसको ड्रेंच कर सकते हैं, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसको ड्रेंच कर सकते हैं। तो नर्सरी में जो पौध गलन का समस्या है उस समस्या से किसान भाई जो है अपनी फसल को बचा सकते हैं। रोकथाम के लिए बिजाई से पहले बीज का 2.5 ग्राम एमिसान या कैप्टान या थीराम दवाई प्रति किलो बीज में मिलाकर करें। नर्सरी की सिंचाई कैप्टान 0.2% घोल से करें। जल प्रबंधन उत्तम रखें। क्योंकि यह बीज काफ़ी महंगा और कीमती होता है तो इसलिए जो है किसान बंधु अगर ठीक ढंग से अगर नर्सरी का प्रबंधन कर लें तो निश्चित रूप से आने वाला फसल भी उनका बेहतर होगा और अच्छा उत्पादन भी वो प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।